जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को स्वागत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित किया गया मैदान सीरीज एपिसोड 6 आप देख रहे हैं। एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देख पाए होंगे तो जाकर आप इस चैनल पर सारा मैदान सीरीज का एपिसोड डाउनलोड कर दिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह हैंडराइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है और याद कराना हमारा जिम्मेदारी है दोस्त। तो विश्वास रखें, याद कराना हमारा जिम्मेदारी है और देखना आपका जिम्मेदारी है। चलिए, आपको शुरू करने से पहले एक लाइन बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, कि मुट्ठी में तो होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। एक और लाइन दोस्त, रात भी अच्छा होगा, मंजर भी अच्छा होगा, कि रात भी अच्छी होगा, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से दिल से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा जो आयोजित किया गया मैदान सीरीज आप एपिसोड 6 देख रहे हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन आप तक ये रहा। जिन लोगों ने पहले बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको अच्छे नॉलेज और अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ है? तो ये आपको असम के डिगबोई जगह पर भारत का पहला तेल कुआं खोजा गया था। जो भारत का पहला तेल कुआं आपको असम के डिगबोई जगह पर ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गरम सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? गरम सूप जो होता है ठंडे की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? आप देखे होंगे कि गरम जो सूप होता है, सूप मतलब चटनी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये गरम सूप अच्छा लगता है और ठंडा अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो कारण दोस्त ये होता है कि पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके वजह से जीभ पर आसानी से फैल जाती है और जिसका कारण स्वाद लगना हमें अच्छा लगता है। पृष्ठ तनाव का कम होना और जीभ पर आसानी से फैल जाना, जिसके वजह से ये आपको गरम सूप अच्छा लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि जिप्सम और पीओपी में कितना परसेंट पानी का अणु होता है? तो जिप्सम और पीओपी में आपको उसको बोलते हैं कैल्शियम का सल्फेट हाइड्रेट, पीओपी। पीओपी आपको ध्यान रखेंगे, पी से हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना? तो आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना जल के अणु होता है कि जल का अणु, तो आपको इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 H2O होता है, 2H2O, CaSO4 2H2O होता है, ये सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में देखें कैल्शियम का सल्फेट डाइऑक्साइड, इसका हो गया। और पीओपी का सूत्र क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, अगले क्वेश्चन देखेंगे कि लेंस का क्षमता मात्रक पूछा गया। लेंस की क्षमता मात्रक डायऑप्टर होता है, लेंस की क्षमता मात्रक डायऑप्टर होता है। रिंगटिंग किस देश का मुद्रा है? रिंगटिंग किस देश का मुद्रा है? तो मलेशिया का है। रिंगटिंग किस देश का मुद्रा है? मलेशिया का है। डोंग किस देश का मुद्रा है? वियतनाम का। डोंग आपको वियतनाम की मुद्रा है। क्यात किस देश का मुद्रा है? तो आपको म्यांमार का मुद्रा को क्यात बोला जाता है। वान किस देश की मुद्रा है? तो साउथ कोरिया। वान किस देश की मुद्रा है? तो साउथ कोरिया। न्यू सेकल किस देश की मुद्रा है? इजराइल का। न्यू सेकल आपको इजराइल का मुद्रा है। रिवनिका किस देश की मुद्रा है? यूक्रेन के। रिवनिका आपको यूक्रेन की मुद्रा है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट देश से जो मुद्राएं पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो हवाई द्वीप में है। माउना लोआ ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप यूएसए में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है? तो नागालैंड रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है तो
आपको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर आपको किस राज्य में? ये आपको नागालैंड में देखा गया था। और 2011 के जनगणना का आयुक्त किसको बनाया गया था? सी चंद्रमौली को बनाया गया था। सी चंद्रमौली आपको 11वें जनगणना आयोग के बनाया गया था, सी चंद्रमौली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 का जनगणना का थीम क्या रखा गया था? आवर कॉन्शियस आवर फ्यूचर, और कॉन्शियस और फ्यूचर 2011 की जनगणना रखा गया था। इसका थीम भारत में जनगणना की शुरुआत 1972 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान किया गया था। भारत में जो है जनगणना की शुरुआत 1872 के लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के समय में किया गया था। दशकीय जनगणना का आधार वर्ष कब से शुरू हो जाता है? 1881 से दशकीय जनगणना की शुरुआत हो जाता है। दशकीय जनगणना आपको 1881 रिपन के समय से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में कितने से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो आपको संविधान सभा आर्टिकल 170 में मिनिमम आपको मैक्सिमम जो होंगे, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। न्यूनतम आपको कितना हो सकते हैं? 60 से कम नहीं हो सकते हैं, जो हमें आर्टिकल 170 में बताता है। लेकिन गोवा का सीट जो है 60 से कम है, ये अपवाद में है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का आधार जो है, इसलिए इसको 40 को है। उसके बाद सिक्किम में आपको 32 सीट है। सिक्किम में और गोवा में ध्यान रखेंगे, गोवा में 40 और सिक्किम में 32 सीट है। विधानसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम आपको 60 हो सकते हैं। लेकिन अपवाद की श्रेणी में गोवा 40 को और सिक्किम 32 है। सिक्किम 32 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ध्यान रखेंगे। भारत का अधिकतम विधानसभा वाला सीट कौन हो गया? भारत का सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में, और वहां पर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं की सीटों की संख्या है। भारत का न्यूनतम विधानसभा की सीटों की संख्या पुडुचेरी आपको 30 है। न्यूनतम विधानसभा वाला सीटों की संख्या आपको पुडुचेरी है। भारत का न्यूनतम विधानसभा सीट वाला आपको सिक्किम, ये भी है, सिक्किम भी है। चलिए आगे बात करते हैं कि वो कौन ब्रिटिश सरकार के दौरान अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किया था? संस्थापक कौन थे? तो अल हिलाल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो अल हिलाल के संस्थापक जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और इनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन अल हिलाल का प्रकाशन किए थे। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्त? तो एस्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो शरीर का रक्तचाप जांचने के लिए, ब्लड प्रेशर जांचने के लिए आपको एस्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय कार्यान्वयन की जाती है? तो आपको ध्यान रखेंगे, इसका जो है सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, है ना। सांख्यिकी कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और कब से शुरू किया गया था? 1993 से शुरू किया गया था। और 1993 में आपको संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ये जो किया गया था 1993 में केंद्रीय मंत्रालय क्रियान्वित की जाएगी। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु पंकज चरण दास और गुरुदेव प्रसाद दास किस नृत्य शैली से इनका संबंध रहा है? ये आपको ओडिसी से रहा है। और उसके बाद सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्रा, ये आपको ध्यान रखेंगे ओडिसी से ये नृत्य करते हैं लोग। आपको गुरु पंकज चरण दास, गुरु देव प्रसाद दास और उसके बाद सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्रा, ये ओडिसी नृत्य से इनका संबंध रहा है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको ध्यान रखेंगे किस नृत्य से है? तो केलुचरण महापात्रा का जो आपको संबंध रहा है तो आपको ओडिसी से नृत्य से रहा है, वाद्य यंत्र नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद यह
राष्ट्रगान के रूप में बन गया। तो ये आपको गुरु रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया था। जो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान आमरा सोनार बांग्ला, आपको यह बांग्लादेश का प्रसिद्ध गान बन चुका है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1971 में लिखा गया था। चलिए आगे इसमें देखेंगे 1971 में जो है 4 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट आरंभ किया गया था। 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो गया। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट किस देश से संबंध में, तो ये आपको ऑपरेशन ट्राइडेंट जो शुरू किया गया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। और 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। किसी व्यक्ति के मतलब कि किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के न्यूनतम उम्र कितना है? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना? 25 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का न्यूनतम उम्र आपको 25 वर्ष होगा। लोकसभा और विधानसभा का न्यूनतम उम्र कितना? तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के न्यूनतम सदस्य की संख्या आपको 25 होना चाहिए। राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष। राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको सदस्य का न्यूनतम उम्र आपको 30 वर्ष होना चाहिए। आगे बढ़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वह कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं के द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो छम नृत्य। छम नृत्य जो है यह बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं के द्वारा शुरू किया जाता है, जो बुरी आत्माओं को दूर किया जाएगा। तो छम नृत्य यह आपको हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। छम नृत्य बौद्ध भिक्षु का है। खुल्लम और चेराव किस राज्य का नृत्य है? खुल्लम और चेराव जो है मिजोरम का नृत्य है। खुल्लम और चेराव किस राज्य का नृत्य है? तो मिजोरम का नृत्य है। लाई हरेबा भारत में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? लाई हरेबा मणिपुर का है ना। और ढोल, पुंग, तोमा, चोलम ये मणिपुर का है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लाई हरेबा, डोंग, पुंग, चोलम मणिपुर का यह नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंध थे? तो रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से जुड़े हुए थे? तो यह शुक्रचक्रीय मिशन से जुड़े थे। शुक्रचक्रीय मिशन से। क्लासिकल डांस की फेमस कलाकार कौन है? तो झावेरी बहनें। तो क्लासिकल डांस से संबंधित है झावेरी बहनें। होजागिरी नृत्य कहाँ का है? होजागिरी नृत्य आपको त्रिपुरा का है। होजागिरी नृत्य पूछेगा तो आपको त्रिपुरा का है होजागिरी नृत्य। भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आर्टिकल 129 जो होता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि वो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आर्टिकल 129 आपको आर्टिकल 129 आर्टिकल। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करने का ये पावर दिया गया है? तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आपको पूछेगा है ना। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 129 आर्टिकल। और हाई कोर्ट का पूछेगा कौन सा अभिलेख न्यायालय? तो 225 आर्टिकल। 129 आर्टिकल में आपको हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय और 200 में आपको 215 के आर्टिकल में आपको हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय जारी करने का यह शक्ति दिया गया है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ ए बायोग्राफी किस एथलीट के द्वारा लिखा गया है? तो ये ध्यान रखेंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है ना। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जानते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपको युवराज सिंह। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत का कितना % पानी
काम में ला सकता है तो 20% यस इसका सिंधु जल का आपको 20%। तो इसमें जो है 20% 5 है। सिंधु के 5 सहायक नदियाँ कौन हो जाएगा? तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जाता है। सिंधु के सहायक नदियाँ में कौन हो जाएगा? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। चलिए बात करते हैं 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब हो गया। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता अध्यक्षता कौन किया था? सिंधु जल समझौता में आपको विश्व बैंक ने किया था। सिंधु जल समझौता में विश्व बैंक ने मध्यस्थता किया हुआ था। तो सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु झेलम और चिनाब में 80% पानी, सिंधु झेलम और चिनाब में 80% पानी का उपयोग कौन देश करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। सिंधु झेलम और चिनाब में आपको 80% पानी का उपयोग आपको पाकिस्तान करेगा, अब 20% आपको भारत करेगा। जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी आपको 80% आपको कौन सा देश? तो भारत करेगा, और 20% पाकिस्तान करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाकर भारत ने पानी रोक दिया। तो ठीक है ना, पोंग बांध पर भारत जो है ब्यास नदी पर पानी रोक दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाकर भारत ने पानी रोक दिया। ठीक है ना, तो ब्यास नदी पोंग नदी पर बनाया गया, इस पर पानी रोका। सतलुज नदी भाखड़ा नंगल पर पानी बांध बनाकर पानी रोक दिया है। उसके बाद बात करते हैं रावी नदी पर थीन बांध बनाकर भारत ने पानी रोक दिया, जिसे रणजीत सागर बांध बोला जाता है। रणजीत सागर बांध आपको थीन नदी पर है। थीन बांध पर जो अब जो है रावी नदी जो है थीन नदी पर बांध पर है, जो अब इसका नाम क्या है? तो रणजीत सागर बांध बोला जाता है। ये बात आगे करते हैं। हाल ही में भारत ने रावी नदी के ऊपर जो है शाहपुर कैंडी बांध बनाया है। शाहपुर कैंडी बांध बनाया हुआ है किस नदी पर? तो रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी पर थीन बांध भी बनाया गया है, और यह अभी हाल ही में रावी नदी पर शाहपुर कैंडी बांध भी बनाया गया है। शाहपुर कैंडी बांध जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है। शाहपुर कैंडी बांध आपको जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, पंजाब जाने वाले पानी को रोक दिया है। ठीक है ना, ये बनाकर जो ये बांध के जो है शाहपुर में, तो पानी जाने वाले पाकिस्तान में पानी रोक दिया। अगली बात करते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। व्यापक रूप से वितरित जलीय पादपों की एक प्रजाति बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे एक बीजपत्र पादप है, और इसमें कितने प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? मतलब कि इसमें कितने प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो वुल्फिया। तो चलिए बात करते हैं। ये सबसे जो है जलीय पादप जीव है जो एक बीजी पत्री पादप जीव है, जिसका नाम क्या है? वुल्फिया है। वुल्फिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफ्लेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफ्लेसिया है। और किस देश ने पहले ICC T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ था? तो 2007 में विजेता कौन था? तो अपना भारत था। उप विजेता कौन? पाकिस्तान था। उप विजेता आपको पाकिस्तान था। होस्ट कौन किया था? होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया था। आयोजित कौन किया था? साउथ अफ्रीका। पहला T20 जो खेला जाता था कौन जीता था? भारत 2007 में किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के एक नए नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, जो क्या है? 43 के बी जो है सहकारी समिति जोड़ा गया, जो TPSB में ये जोड़ा गया। तो 2011 में 97वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जोड़ा गया। कौन? 43 के डी जोड़ा गया, सॉरी बी जोड़ा गया। 43 के डी जोड़ा गया, जो DPSB सरकारी समितियां से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रकार जो है मैदान सीरीज का ये एपिसोड आपको एपिसोड यह 6 अब समाप्त होता है। इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, और ये हैंड राइटिंग नोट्स में आप तक पहुंचाया गया था, और उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित ये मैदान सीरीज आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। और कोई किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल, आप सभी सम्मानित दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने के लिए हम आपको आग्रह करेंगे।
थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया आपको।